तो हम सेक्शन 14 लिख रहे थे। तो सेक्शन 14 जो है वो ये बोलता है कि अगर आपने आफ्टर सेक्शन 7 के जब एक्सपर्ट ने अप्रेज कर दी है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट को, उसके बाद में अगर आपने विद इन 12 मंथ्स के आफ्टर द अप्रेजलमेंट ऑफ द सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बाय द एक्सपर्ट, अगर विद इन द 12 मंथ आपने प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी नहीं करी अंडर द सेक्शन 11 के, तो वो जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है वो लैप्स हो जाएगी और जो गवर्नमेंट है उनको अब सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट जो है वो चाहती है तो सर्कमस्टेंसेज भी बता सकती है कि हमारे पास ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेज एग्जिस्ट करती हैं और ये जो 12 मंथ का टाइम है वो एक्सटेंड भी कर सकती है। जब भी वो ऐसी सर्कमस्टेंसेज बताएंगी तो वो राइटिंग में बताएंगी और अपने वेबसाइट पे भी अपलोड करेंगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेक्शन 14। अब आफ्टर जब हमने सर्वे कर लिया है, नोटिफिकेशन जारी कर ली है, ऑब्जेक्शन सुन लिए हैं, आफ्टर दैट क्या होता है ना कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करेंगी, स्कीम बनाएंगे, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट स्कीम बनाएंगे और स्कीम के अंदर वो ये देखेंगे कि कितना लैंड अफेक्टेड हो रहा है, कितनी एम्यूनिटीज़ को अफेक्ट पड़ रहा है, कितनी बिल्डिंग्स उसकी वजह से अफेक्ट हो रही है, और वो अपनी स्कीम को ड्राफ्ट करके बता देंगे कि ये जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स अपने पास अवेलेबल है, ये एम्यूनिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, और आप ये जो स्कीम है जब भी आप लैंड एक्वायर कर रहे हो तो आपको उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो सके वो स्कीम इम्प्लीमेंट होगी। और वो जो है ड्राफ्ट में जब एडमिनिस्ट्रेटर अपना ड्राफ्ट बना रहा है तो वो टाइम लिमिट भी स्पेसिफाई करेगा अंडर द रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट स्कीम के अंदर। ठीक है, और इस स्कीम का भी क्या किया जाएगा, वाइड पब्लिसिटी की जाएगी, वही लोकल गवर्नमेंट को पब्लिश किया जाएगा, अपनी वेबसाइट पर भी लिखा जारी किया जाएगा या अपलोड किया जाएगा अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, तो जब भी ये जब सेक्शन 11 की नोटिफिकेशन जारी हुई तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करेगा, सर्वे करेगा, सेंसस कंडक्ट करेगा एंड देखेगा कि भैया कितनी लैंड्स उसकी वजह से अफेक्टेड हो रही हैं। ठीक है, कितना लाइवलीहुड्स है ना लॉस्ट हो रहे हैं, कितने है ना प्राइमरीली लोग है ना उस लैंड पर ही उनकी लाइवलीहुड डिपेंडेंट थी, उनको अफेक्ट हो रहा है, कितनी पब्लिक यूटिलिटीज़ अफेक्ट हो रही है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स अफेक्ट हो रही हैं, या कितनी एमिनिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ के अफेक्ट हो रहे हैं, या कोई कॉमन प्रॉपर्टी है तो वो कॉमन प्रॉपर्टी अफेक्ट हो रही हैं। तो ये वो जब अपने सर्वे में देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो अपनी स्कीम बना देगा, ड्राफ्ट कर देगा रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट स्कीम को, और उसमें वो ये भी बता देगा कि कितनी लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उस रीसेटल्ड एरिया में, कितने पब्लिक एमिनिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं उस रीसेटल्ड एरिया में, और टाइम लिमिट भी स्पेसिफाई कर देगा कि इस पूरे पर्टिकुलर टाइम में जो ये स्कीम है वो इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए। आफ्टर द ड्राफ्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट स्कीम के बाद में उसकी वाइड पब्लिसिटी की जाएगी, डिस्कस किया जाएगा विद ग्राम सभा एंड म्यूनसिपैलिटीज़, पब्लिक हियरिंग इसके ऊपर की जाएगी। जब भी पब्लिक हियरिंग की जाएगी तो टाइम एंड वेन्यू बताया जाएगा फॉर द पब्लिक हियरिंग एट द इफेक्टेड एरिया। एंड अगर किसी भी लैंड को एक्वायर किया जा रहा है और वहाँ पे मोर देन 1 ग्राम पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज इन्वॉल्व हैं तो हर ग्राम सभा म्यूनसिपैलिटी में पब्लिक हियरिंग होगी। ठीक है, जहाँ भी ये ऐसा दिख रहा है कि 25% लैंड तो हम ग्राम सभा या म्यूनसिपैलिटी से ही एक्वायर कर रहे हैं, तो उन ग्राम सभा पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़ की वहाँ पे पब्लिक हियरिंग होगी। आफ्टर दैट ये बोलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसने पब्लिक हियरिंग कर ली है, ड्राफ्ट बना दिया है पब्लिक रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट स्कीम का, तो वो फिर जो है टू द कलेक्टर जो है वो ये रिपोर्ट दे देंगे। रिपोर्ट किसको देंगे, कलेक्टर को देंगे, और जो कलेक्टर होगा वो जो ये स्कीम है जो एडमिनिस्ट्रेटर ने बनाई है उसको रिव्यू करेगा, और आफ्टर रिव्यूइंग द ना स्कीम वो कमिश्नर को विद सजेशन ये स्कीम सबमिट कर देगा। तो क्या करेगा, कलेक्टर रिव्यू करेगा इस स्कीम को, आफ्टर दैट कलेक्टर सबमिट कर देगा इस स्कीम को विद सजेशन टू द कमिश्नर, और कमिश्नर क्या करेगा, कमिश्नर क्या कर देगा, अप्रूव कर देगा इस स्कीम को। जब वो अप्रूव कर देगा तो इसको पब्लिश कर देगा टू द पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को इन द लोकल लैंग्वेज के अंदर, ऑफिसेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड तहसील को अफेक्टेड एरिया में, और अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि सेक्शन 16 के अंदर पहले एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा, एडमिनिस्ट्रेटर सर्वे करेंगे, फिर वो अपनी स्कीम बनाएंगे, स्कीम बनाने के बाद में वो स्कीम कलेक्टर को सबमिट कर दी जाएगी अंडर सेक्शन 17, फिर कलेक्टर उसको रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद में कमिश्नर को सबमिट कर देगा, एंड अंडर 18 जो कमिश्नर है वो अप्रूव कर देगी उस स्कीम को। ठीक है, जब ये हो गया है तो क्या किया जाएगा, डिक्लेरेशन दे दी जाएगी, गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देंगे कि हम ये जो है लैंड है वो पब्लिक पर्पस के लिए एक्वायर कर रहे हैं, और उस डिक्लेरेशन में आइडेंटिफाई भी कर देंगे कि ये रीसेटल्ड एरिया है, जो कि आफ्टर एक्वायर ऑफ द लैंड जो है लोग यहाँ पे रीसेटल्ड होंगे, रीसेटल्ड। और ये जो
डिक्लेरेशन है और ये जो रीसेटल्ड एरिया जो आइडेंटिफाई किया जा रहा है वो होगा अंडर द हैंड एंड सील ऑफ द सेक्रेटरी टू सच गवर्नमेंट और एनी अदर ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज टू सर्टिफाई इट्स ऑर्डर। ठीक है, तो ये इनके सील से वो डिक्लेरेशन होगी अंडर सेक्शन 19। अब जो डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन तभी हो सकती है जब कलेक्टर समरीली है ना रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट स्कीम को है ना पब्लिश करे। आफ्टर दैट जब वो है ना समरीली प्रोविजो ये बोलता है कि अगर वो समरीली रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट स्कीम को अगर कलेक्टर डिक्लेयर नहीं करता है या पब्लिश नहीं करता है तो डिक्लेरेशन नहीं की जा सकती है। ठीक है, और डिक्लेरेशन कब नहीं की जा सकती? फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिक्लेरेशन तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि कलेक्टर समरीली पब्लिश ना कर दे रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट स्कीम को। फिर बोलता है कि जब तक रिक्वायरिंग बॉडी, इसका सेकंड प्रोविजो बोलता है कि जब तक रिक्वायरिंग बॉडी फुल या इन पार्ट में अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर दी है ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड, तब तक आप डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हो। और रिक्वायरिंग बॉडी ये जो फुल अमाउंट है या पार्ट में अमाउंट है ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो कब तक दे देगी? तो वो 12 मंथ में दे देगी फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन अंडर द सेक्शन 11 कि उनको 12 मंथ के अंदर अंदर रिक्वायरिंग बॉडी को अमाउंट डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। और वो इतने जल्दी करना पड़ेगा कि जो 12 महीने के अंदर अंदर आफ्टर द प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन जब पब्लिश हो जाए तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर कर दे। ठीक है, अंडर सेक्शन 19 के अंदर। ठीक है, आफ्टर दैट जो है ये जो डिक्लेरेशन है वो ऑफिशियल गजेट में पब्लिश की जाएगी, 2 डेली न्यूज़पेपर में पब्लिश की जाएगी, 1 रीजनल लैंग्वेज में की जाएगी, लोकल लैंग्वेज में की जाएगी इन पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसील के अंदर, वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी और अफेक्टेड एरिया में है ना अपलोड की जाएगी, पब्लिश की जाएगी। ठीक है, फिर जो है डिक्लेरेशन के अंदर वो क्या क्या बताएंगे अंडर सबसेक्शन 5 डिक्लेरेशन में वो बताएंगे कि कितनी टेरिटोरी उनको चाहिए, कितनी टेरिटोरियल डिवीजन डिस्ट्रिक्ट उनको चाहिए, अप्रोक्सीमेट एरिया आना कितना नीडेड है। ठीक है, और ये जो भी आना लैंड है वो इंस्पेक्टेड किया जा सकता है बाय द जनरल पब्लिक विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, अब ये जो भी डिक्लेरेशन की गई है अंडर सेक्शन 19 के अंदर कि गवर्नमेंट फाइनली वो प्रॉपर्टी लेने वाली है, लैंड एक्वायर करने वाली है, तो ये कंक्लूसिव प्रूव होगा कि जो लैंड है वो पब्लिक पर्पज के लिए एक्वायर की जा रही है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब जो डिक्लेरेशन है वो अगर आफ्टर द प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन इशूड अंडर द सेक्शन 11 उसके 12 महीने के अंदर अंदर अगर डिक्लेरेशन नहीं की गई है तो वो जो नोटिफिकेशन है वो रिजाइंड हो जाएगी। ठीक है, और वही है कि अगर गवर्नमेंट चाहती है तो 12 मंथ्स को एक्सटेंड कर सकती है अगर ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेज एग्जिस्ट करती है, और अगर वो ऐसी सर्कमस्टेंसेज एग्जिस्ट करती है तो वो रिकॉर्ड करेंगे इन राइटिंग, अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट पर। अब जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया अंडर सेक्शन 19 के अंदर तो जो कलेक्टर हैं वो मार्क करेंगे, मेजर करेंगे लैंड को और अपने प्लान के अकॉर्डिंगली, और प्लान नहीं बना हुआ है तो वो प्लान भी बनाएंगे। ठीक है, और अगर पहले से ही अगर एडमिनिस्ट्रेटर जब सर्वे करता है अंडर सेक्शन अगर कोई ऑफिसर सर्वे करता है अंडर सेक्शन 12 अगर उसने पहले से ही अगर बाउंड्री मार्क कर दी है तो फिर वापस से मार्क करने की और मेजर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब डिक्लेरेशन हो गया और फाइनली गवर्नमेंट जो है वो एक्वायर करेगी लैंड को तो वापस से पर्सन इंटरेस्टेड को नोटिस भेजा जाएगा, उन्हें ऑप्शन दिया जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट कर सके कि कौन कौन पर्सन इंटरेस्टेड हैं, किनको ये कंपनसेशन मिलना चाहिए था, कितना उनको कंपनसेशन चाहिए, तो इसके रिगार्डिंगली वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो नोटिस कहाँ भेजा जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो कलेक्टर है वो पब्लिश करेगी नोटिस ऑन हिज वेबसाइट, तो पहली वेबसाइट पे तो आपको नोटिस भेजना ही है। सेकेंडली जो भी कन्वीनियंट प्लेस है वहाँ पे, और जो भी लैंड एक्वायर करी जाएगी, लैंड टू बी टेकन होगी वहाँ, नियर दिन लैंड टू बी टेकन, वहाँ आपको नोटिस को पब्लिश करना पड़ेगा। तो बेसिकली पर्सनली हर आदमी को, इंटरेस्टेड पर्सन को यहाँ पे नोटिस नहीं भेजा जा रहा है, ये एक कॉमन नोटिस भेजा जा रहा है, या तो कन्वीनियंट प्लेस पे भेजा जा रहा है, वेबसाइट पे डाला जा रहा है, और नियर द लैंड टू बी टेकन वहाँ पे पब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे वो बताएंगे कि गवर्नमेंट जो है वो ये पर्टिकुलर जो लैंड है उसको लेना चाहती है और उसकी आप जो क्लेम भी कर सकते हो कंपनसेशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट विद ऑल इंटरेस्ट। ठीक है, जितने भी पर्सन इंटरेस्टेड हैं वो पर्सनली भी अपीयर हो सकते हैं, विद एजेंट भी हो सकते हैं और एडवोकेट के थ्रू भी हो सकते हैं। कलेक्टर उनको टाइम और ना प्लेस मेंशन करेगा कि कहाँ पे आपको अपीयर होना है, और टाइम लिमिट उसकी इतनी होगी कि नॉट लेस देन 30 डेज, 30 डेज से कम तो उनको नहीं देंगे फॉर अपीयर के लिए, एंड नॉट मोर देन 6 मंथ, और 6 मंथ के ज़्यादा भी, मतलब कि 30 से लेके 6 महीने के बीच का टाइम उनको देंगे टू अपीयर एंड ना फाइल ऑब्जेक्शंस के लिए। ठीक है,
और क्या क्या ऑब्जेक्शंस वो लगा सकते हैं या क्या क्या वो है ना इशू बता सकते हैं। तो ये बता सकते हैं कि जो नेचर ऑफ लैंड है उसमें इंटरेस्टेड पर्सन कौन है, अमाउंट ऑफ क्लेम उनको कितना चाहिए, और जो सेक्शन 20 में कलेक्टर ने मेजरमेंट करी है अगर उससे रिलेटेड अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो भी वो इसमें लगा सकते हैं। कलेक्टर जो है वो बोल सकता है कि जो ये ऑब्जेक्शन है या जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं इंटरेस्टेड पर्सन वो राइटिंग में या साइन बाय द पार्टी और एजेंट होना चाहिए। ठीक है, जो कलेक्टर हैं वो ऑक्यूपायर को भी है ना नोटिस भेजेंगे। अगर ऑक्यूपायर के एजेंट या पर्सन इंटरेस्टेड अगर कोई हैं तो अगर वो रिजाइड करते हैं तो वहाँ पे वो है ना नोटिस भेज देंगे विद इन द रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट इन विद द लैंड इज सिचुएटेड, जहाँ लैंड सिचुएट होगी। और अगर ऐसा पर्सन इंटरेस्टेड ऐसा है कि जो रिजाइड नहीं करता वहाँ पे और ना ही उसका कोई एजेंट है वहाँ पे, तो कलेक्टर इंश्योर करेगा कि वो बाई पोस्ट इन लेटर एड्रेस टू हिम, कहाँ पे, जहाँ पे वो लास्ट नोन था उसका रेजिडेंस एड्रेस या प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ पे लास्ट नोन था वहाँ पे बाय पोस्ट इन लेटर एड्रेस टू हिम वो सेंड करेंगे। ठीक है, और या फिर टू नेशनल डेली न्यूज़पेपर में वो पब्लिश करवा देंगे एंड ऑल्सो ऑन हिज वेबसाइट। वेबसाइट पे डालना तो कंपलसरी है, हर जगह पे हर चीज़ वो वेबसाइट पे तो डालेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट क्या है, टाइम लिमिट समझ में आई गई कि ना इतना कम टाइम भी नहीं देंगे उनको टू फाइल अ ऑब्जेक्शन या अपने स्टेटमेंट देने के लिए। कितना कम नहीं देंगे, नॉट लेस देन 30 डेज, और ना ही वो 6 महीने से ज़्यादा उनको टाइम देंगे, नॉट मोर देन 6 मंथ। बेसिकली 30 से लेके 6 महीने के बीच का टाइम कलेक्टर उनको दे सकता है इंटरेस्टेड पर्सन को टू फाइल ऑब्जेक्शन। अब आता है सेक्शन 22। सेक्शन 22 बोलता है पावर टू रिक्वायर एंड अनफोर्सिंग द मेकिंग ऑफ स्टेटमेंट एज टू द नेम एंड इंटरेस्ट। बेसिकली इसमें क्या है कि जब भी उन्होंने पर्सन इंटरेस्टेड को बुलाया अपने ऑब्जेक्शंस के लिए, अगर उनको कोई दिक्कत है तो उसके साथ साथ कलेक्टर ये भी बोलेगा कि अगर कोई और भी तुम्हारे साथ को शेयरर थे तुम्हारे या को मोर्गेजर है तुम्हारे साथ, कोई को प्रोप्राइटर्स हैं, तो आप उनका भी नाम बताओ, उनके भी नाम बताओ। अगर और भी कोई इंटरेस्टेड पर्सन आपके साथ है तो पर्सन इंटरेस्टेड को जब उन्होंने पब्लिक हियरिंग करी, ठीक है, और अगर पर्सन इंटरेस्टेड ऐसे नाम नहीं बताता है तो वो फॉल करेगा अंडर सेक्शन 210 एंड 211 ऑफ BNS। 210 और 211 BNS का क्या बोलता है ये आप लोग मुझे बताना इन अ नेक्स्ट क्लास इन अ कमेंट, और अगर आंसर सही रहता है तो वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो पावर टू रिक्वायर एंड अनफोर्स द स्टेटमेंट किन किन के होंगे, तो ये बोलता है कि कितना टाइम नहीं देंगे, मतलब 30 दिन से कम तो उनको ये टाइम नहीं देंगे, उनको प्लेस और टाइम मेंशन कर देंगे। फिर अ स्टेटमेंट कंटेनिंग, उसमें क्या क्या होगा, द नेम ऑफ एवरी अदर पर्सन पजेसिंग एनी इंटरेस्ट इन द लैंड और एनी पार्ट एज अ को प्रोप्राइटर हो सकता है, सब प्रोप्राइटर्स हो सकते हैं, मॉर्गेजी हो सकता है, टीनेंट और अदरवाइज हो सकता है। ये बताएंगे कि नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या है उन लोगों का, एंड ऑफ रेंट एंड प्रॉफिट्स कितना रिसीव करते हैं या कितना रिसीव कर सकते हैं, देयरफॉर फॉर 3 ईयर नेक्स्ट प्रिजाइडिंग द डेट ऑफ स्टेटमेंट, कि मतलब पहले 3 वर्षों से वो कितना रेंट रिसीव कर रहे हैं या उनका क्या नेचर ऑफ इंटरेस्ट है वो आप बताएंगे। कौन बताएगा, पर्सन इंटरेस्टेड बताएगा जब वो सेक्शन 21 के अंदर पब्लिक हियरिंग कर रही है या वो अपने ऑब्जेक्शन जब वो दे रहे हैं। आफ्टर दैट जो कलेक्टर हैं वो इन सेक्शन 21 और 22 के जो ऑब्जेक्शंस हैं स्टेटमेंट्स हैं उनको इंक्वायरी करेगा, और इंक्वायरी करने के बाद में जो कलेक्टर है फाइनली क्या करेगा, अवार्ड जो है वो दे देगा अकॉर्डिंग टू द, ये जो सारी इंक्वायरी करने के बाद में। तो कलेक्टर शैल प्रोसीड विद द इंक्वायरीज इनटू द ऑब्जेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 और 20 के हिसाब से जो भी उनके पास आए हैं ऑब्जेक्शंस, एंड आफ्टर दैट वो अवार्ड दे देगा। अवार्ड के अंदर वो क्या क्या बताएगा कि ट्रू एरिया ऑफ द लैंड कि कितना है ट्रू एरिया ऑफ द लैंड, कंपनसेशन कितना डिटरमाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू द 27 से, या फिर और जो 31 में रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट वाले हैं या फिर और भी कोई कंपनसेशन है तो वो कितना देना है अवार्ड के अंदर, और अपोर्चमेंट ऑफ द सेट कंपनसेशन किन किन लोगों के बीच में ये जो है अपोर्चमेंट होगा, ठीक है, या फिर अमंग द ऑल पर्सन नोन एंड बिलीव टू बी इंटरेस्टेड इन द लैंड, या फिर जिसका क्लेम है इसके अंदर, चाहे वेदर वो जो बंदे हैं जिनका क्लेम है या इंटरेस्टेड है जिसके बीच में ये लैंड कंपनसेशन अपोर्चमेंट होना चाहिए या बटना चाहिए, वेदर और नॉट दे रिस्पेक्टिवली अपीयर्ड बिफोर हिम, चाहे वो अपीयर हुए हों या नहीं हुए हों, फिर भी वो जो कलेक्टर है वो उनके अंदर अपोर्चमेंट कर सकता है, बांट सकता है विद इन दी ऑल पर्सन इंटरेस्टेड। तो ये वो अपने अवार्ड में डालेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट ये बोलता है सेक्शन 24 कि अगर
अंडर एक्ट ऑफ 1894, मतलब 2013 से पहले जो एक्ट था लैंड एक्विजिशन एक्ट का 1894, उसके अंदर अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही थी तो इस एक्ट के आने के बाद में उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर कोई लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में कोई प्रोसीडिंग चल रही थी और उसमें कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया, मतलब सेक्शन 11 ऑफ 1894 वाले एक्ट में अगर कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया है ए के अंदर, तो जो जितने भी प्रोविजन है ऑफ द 2013 वाले एक्ट के अप्लाई होंगे। बी ये बोलता है कि अगर अवार्ड दे दिया गया था अंडर द 1894 के एक्ट के अंदर, तो जो पुराना वाला एक्ट है वो ही अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन सेक्शन 2 ये बोलता है, आपको इस जो सेक्शन 2 है ये फॉर द प्रिलिमिनरी पर्पस इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर सकते हैं। ये कहता है कि अगर लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर इन 1894 वाले में अगर अवार्ड दे दिया गया था लेकिन वो 5 साल और मोर बीत चुके हैं और ये एक्ट कमेंसमेंट में आ गया है 2013 का, तो अगर 2013 का एक्ट कमेंसमेंट में आ गया है और 1894 वाले एक्ट में अवार्ड जो है 5 साल या उससे ज़्यादा पहले है ना अगर आपने दे दिया था और अभी तक आपने क्या किया है, फिजिकल पोजेशन भी नहीं दी है लैंड की, ना ली है फिजिकल पोजेशन ऑफ द लैंड, ना ही उनको कंपनसेशन दिया गया है, तो जो पुरानी वाली प्रोसीडिंग है वो लैप्स हो जाएगी और अब जो प्रोसीडिंग चलेगी वो अकॉर्डिंग टू द न्यू एक्ट चलेगी, ठीक है। तो ये देख लीजिए कि अगर 5 ईयर और मोर से पहले अगर अवार्ड दे दिया गया था अंडर द 1894 और हमारा ये न्यू एक्ट कमेंस हो गया है, ठीक है, ना गवर्नमेंट ने पोजीशन ली है, फिजिकल पोजीशन भी नहीं ली लैंड की और ना कंपनसेशन दिया, तो क्या होगा, पुरानी प्रोसीडिंग जो है वो लैप्स हो जाएगी, अब नए एक्ट के अकॉर्डिंग जो है प्रोसीडिंग चलेगी, ठीक है। आफ्टर दैट ये बोलता है सेक्शन 25 पीरियड विद इन विच एन अवार्ड शैल बी मेड। अब ये जो अवार्ड है वो कितने दिनों में करना है, तो अगर आपने सेक्शन 19 में जब डिक्लेयर कर दिया है गवर्नमेंट ने कि हम ये फाइनली प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, तो उसके 12 मंथ के अंदर अंदर कलेक्टर को अवार्ड देना ही पड़ेगा, मतलब इसकी प्रोसीडिंग बहुत जल्दी चलती है। आप देखोगे तो प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन के है ना 12 मंथ के अंदर अंदर उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 19 के अंदर, मतलब जितना भी प्रोसेस है वो आपको 1 साल में कंप्लीट करना पड़ेगा। आफ्टर सेक्शन 19 में डिक्लेयर कर दिया तो आपको अवार्ड देना पड़ेगा विद इन द 12 मंथ्स, तो आपको ये भी साल भर में कंप्लीट कर देना पड़ेगा पूरा प्रोसेस। तो ओवरऑल जो ये है इसकी प्रोसेस की जो टाइम लिमिट है वो बहुत स्पीड अप हो जाती है, जल्दी चलता है इसका काम। एंड इफ नो अवार्ड इज मेड विद इन दैट पीरियड, और अगर 12 महीने में आफ्टर द सेक्शन 19 के डिक्लेरेशन के बाद में अगर इन्होंने अवार्ड नहीं दिया है, तो ये जो लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग है वो लैप्स हो जाएगी। और अगर प्रोविजो इसका बोलता है कि अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहती है तो ये 12 मंथ को एक्सटेंड भी कर सकती है अगर ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेज एग्जिस्ट करती है, और अगर सर्कमस्टेंसेज एग्जिस्ट करती है तो उनको ये रीजन टू बी रिकॉर्डेड करना पड़ेगा इन राइटिंग और अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा। अब आता है सेक्शन 26। सेक्शन 26 ये बोलता है कि जब भी आप कंपनसेशन दे रहे हो, कंपनसेशन जब भी दिया जाएगा तो कलेक्टर मार्केट वैल्यू देखेगा कि कितनी उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंगली उनको कंपनसेशन दिया जाता है, ठीक है। तो 26 में जो है कलेक्टर डिटरमाइन करेगा कि उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कितनी है। तो कलेक्टर जब डिटरमाइन करेगा तो वो इन 3 तरीकों से जो है मार्केट वैल्यू को डिटरमाइन कर सकता है। अगर ऐसी फर्स्ट ए बोलता है कि अगर मार्केट वैल्यू अगर अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 में अगर कोई भी वैल्यू दे रखी है अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड्स एंड अग्रीमेंट टू सेल, तो वही क्या हो जाएगी, मार्केट वैल्यू हो जाएगी। कहाँ पे, जहाँ पे लैंड सिचुएट करती है, वेयर द लैंड सिचुएट उस अकॉर्डिंगली। और अगर ये स्टैम्प एक्ट अप्लाई नहीं होता है तो जो भी सिमिलर टाइप ऑफ लैंड अगर कोई नियरेस्ट विलेज और नियरेस्ट वेसिनिटी एरिया पे है तो उनकी एवरेज सेल प्राइस के हिसाब से अपन मार्केट वैल्यू को काउंट कर लेंगे। और अगर ये जो लैंड है वो प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के थ्रू एक्वायर करी जा रही है, तो जितना अमाउंट वो कंसेंटेड करते हैं या वो बोलते हैं कि हम देने वाले हैं तो वो दे देंगे। अब इन तीनों केसेस में जो हायर अमाउंट होगी ना, मार्केट वैल्यू उन्हीं की काउंट होगी, उनमें से विच एवर इज हायर, ठीक है। अब ये जो मार्केट वैल्यू है वो किस टाइम की डिटरमाइन की जा सकती है, मतलब ये तो थ्रू आउट द प्रोसेस चल रहा है तो हम कब से काउंट करेंगे, अब कभी तो घट भी सकती है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है। तो जिस दिन प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी की गई थी अंडर सेक्शन 11 के अंदर, उस दिन के पीरियड का हम मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। अब हम जब सब बी के अंदर एवरेज सेल प्राइस के हिसाब से जब हम ना मार्केट वैल्यू काउंट कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि नियरेस्ट विलेज और नियरेस्ट वेसिनिटी एरिया में बिफोर, मतलब पुराने 3 सालों में इमीडिएट प्रिजाइडिंग 3 ईयर्स में ना कितनी अग्रीमेंट टू सेल ना हुए या कितने ना सेल डीड्स वहाँ पे बने हैं, ठीक है। तो उनकी जो अमाउंट है
उसकी एवरेज ले ली जाएगी। और सब एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है एवरेज लिया कितना जाएगा कि जितने भी हाईएस्ट सेल प्राइस हुई है ओवर द सेल डीड या अग्रीमेंट टू सेल के सेल पर उनकी 1/2 ऑफ द टोटल है, उनको हम एवरेज मान लेंगे। उस हिसाब से हम उसको मार्केट वैल्यू को काउंट करेंगे। आफ्टर इसका जो बोलता है कि मार्केट वैल्यू, सबसेक्शन 2 इसका बोलता है कि मार्केट वैल्यू कैलकुलेटेड कैसे होगा एज पर दी फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है, फिर ये बताते हैं कि अगर मार्केट वैल्यू फर्स्ट ना ही सबसेक्शन 1 के हिसाब से कैलकुलेट हो पा रहा है, ना ही सबसेक्शन 2 के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि क्यों नहीं हो रहा है। सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि अगर कोई लैंड ऐसा है जहाँ पे ट्रांजेक्शन रिस्ट्रिक्टेड है, या फिर लैंड ऐसा है जहाँ पे इमीडिएट प्रिजाइडिंग 3 ईयर्स के स्टेटमेंट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या फिर ऐसा है जहाँ पे इंडियन स्टैम्प एक्ट में उसकी मार्केट वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है। तो अगर ये तीनों ही कंडीशन है तो गवर्नमेंट फिर कैसे है ना मार्केट वैल्यू को डिसाइड करेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफाई करेगी अकॉर्डिंग टू द फ्लोर प्राइस या मिनिमम प्राइस पर यूनिट के हिसाब से जो है वो फिर मार्केट वैल्यू देगी और उस हिसाब से ही वो कंपनसेशन देगी। ठीक है, और जैसे ही उन्होंने मार्केट वैल्यू डिसाइड कर ली तो उसके बाद में सेक्शन 27 के अंदर वो डिटरमाइन करेंगे अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। तो कलेक्टर क्या करेगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू जो उन्होंने डिसाइड करी है, ठीक है, उसके हिसाब से, और बाय इंक्लूडिंग ऑल असेट्स अटैच टू द लैंड, मार्केट वैल्यू और जितनी भी उस लैंड पे असेट्स अटैच्ड है उसके हिसाब से वो क्या करेंगे कंपनसेशन जो है डिटरमाइन कर लेंगे। अब जब भी कलेक्टर है ना कंपनसेशन डिटरमाइन कर रहा है तो उसमें वो क्या क्या पैरामीटर्स रखेंगे। तो सेक्शन 28 ये कहता है कि जब भी हम कंपनसेशन दे रहे हैं तो उसमें केवल आप वो कंपनसेशन नहीं दे सकते जो हमने मार्केट वैल्यू से डिसाइड किया है, हमें और भी डैमेजेस भी देखने पड़ेंगे कि क्या उसको है ना उसकी क्रॉप्स पे डैमेज हुआ है क्या, या फिर है ना उसको और कोई डैमेजेस हुए हैं क्या। तो जितने भी डैमेजेस हुए हैं ना वो भी वो कैलकुलेट करेंगे वाइल गिविंग द कंपनसेशन। ठीक है, तो 28 में कलेक्टर जो है वो पैरामीटर्स देखते हैं कि क्या क्या है। तो जो 26 में उन्होंने मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करी या फर्स्ट सेकंड शेड्यूल के हिसाब से जो भी अवार्ड की अमाउंट कैलकुलेट होती है तो वो कंपनसेशन में ऐड किया जाएगा। सेकेंडली जो डैमेजेस उनको सस्टेन्ड हुआ है, किन लोगों को, पर्सन इंटरेस्टेड को, क्योंकि जब कलेक्टर पोजीशन ले रहा था ना लैंड तो उनकी स्टैंडिंग क्रॉप्स और ट्रीज भी ले ली गई, तो इन पे जो डैमेजेस हुआ है वो भी इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, या फिर है ना जो भी डैमेजेस है ना कोज हुआ है पर्सन इंटरेस्टेड को कि जब भी कलेक्टर पोजीशन ले रहा था तो जो सीवियर हुई तो उसकी अदर लैंड भी उसकी वजह से अफेक्टेड हुई है उस सीवियरेंस की वजह से। ठीक है, फोर्थली अगर कोई और डैमेजेस है ना सस्टेन करता है ड्यू क्योंकि कलेक्टर पोजीशन ले रहा है उस लैंड की, या फिर उसकी वजह से अदर प्रॉपर्टी जो है पर्सन इंटरेस्टेड की, वेदर वो मूवेबल है या इमूवेबल है या उसकी अर्निंग है, उस पर भी अगर अफेक्ट हो रहा है तो वो डैमेजेस भी वो कंपनसेशन में ऐड करेंगे। फिफ्थली वो बोलते हैं कि अगर कलेक्टर की एक्वायर करने की वजह से, कलेक्टर जो एक्वायर कर रहा है प्रॉपर्टी उसकी वजह से जो पर्सन इंटरेस्टेड है उसका रेजिडेंस चेंज होने वाला है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज होने वाला है, और भी कोई अदर एक्सपेंसेस उसके ऊपर लगने वाले हैं, तो वो भी डैमेजेस जो है वो एक्सपेंसेस में इंक्लूड होंगे। सिक्स्थली ये बोलता है कि अगर कोई भी लैंड अगर कलेक्टर ने एक्वायर करी उसकी वजह से जो लैंड है उसके प्रॉफिट में डिमिनेशन हो गया, मतलब कि उसका जो लैंड का प्रॉफिट है अब वो कम हो गया, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई, चेंजेस हो गए, तो वो जो डैमेजेस हुए हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। सेवेंथली एनी अदर ग्राउंड विच मे इन इंटरेस्ट ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड बेनिफिशियल टू द अफेक्टेड फैमिलीज। सेक्शन 29 के अंदर क्या करेंगे वो डिटरमाइन जब करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड तो वो ये भी देखेंगे कि और जो अटैच लैंड है और जो अटैच बिल्डिंग्स हैं और जो और भी असेट्स या मूवेबल प्रॉपर्टी उस बिल्डिंग या लैंड से जो अटैच्ड है उनकी क्या वैल्यू है। तो अगर कोई भी लैंड अगर कलेक्टर जब ले रहे हैं या एक्वायर की जा रही है तो वो ये देखेंगे कि बिल्डिंग के मार्केट वैल्यू क्या है और अदर मूवेबल्स प्रॉपर्टी और एसेट जो है उस लैंड के साथ जो अटैच्ड है उसकी वैल्यू क्या है। तो उसके लिए वो क्या करेंगे कंपिटेंट इंजीनियर या उस जो भी रेलिवेंट फील्ड है उसका स्पेशलिस्ट से क्या करवाएंगे, कंसिडर करवाएंगे कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। और अगर वो लैंड ऐसी है जिसपे ट्रीज प्लांट अटैच्ड हैं तो वो क्या करेंगे एक्सपीरियंस पर्सन की सर्विसेज लेंगे फ्रॉम द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर और एनी अदर फील्ड ऑफ लाइक नेचर। और अगर वो लैंड ऐसी है जहाँ पे स्टैंडिंग क्रॉप्स को डैमेजेस हो रहे हैं तो वो जो है उस रेलिवेंट फील्ड के एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है उनकी जो
सर्विसेज यूज़ करेंगे और उनसे डिटरमाइन करवाएंगे अबाउट द मार्केट वैल्यू। अब आता है सेक्शन 30। सेक्शन 30 बोलता है अवार्ड ऑफ सॉलिटियम। अब सॉलिटियम क्या होता है कि जो भी कंपनसेशन दिया जा रहा है उसका उसके अलावा एडिशनल अमाउंट, एडिशनल कंपनसेशन, इसको बेसिकली अगर आप साधारण भाषा में समझो तो जो कंपनसेशन अवार्ड किया जा रहा है उसके अलावा लैंड एक्वायर करने की वजह से ऑनर या इंटरेस्टेड पर्सन को जो भावनात्मक कष्ट पहुंच रहा है, जो इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ है, उसका अवॉर्ड करना, उसके लिए कंपनसेट करना, दैट इज अ सॉलिटियम। तो कलेक्टर डिटरमाइन करेगा कि टोटल कंपनसेशन कितना पेड होगा। जैसे ही वो फाइनल अवॉर्ड के पास आएंगे तो वो सॉलिटियम भी देंगे। सॉलिटियम होना कितना चाहिए, इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए टू 100% ऑफ कंपनसेशन अमाउंट। जितना भी कंपनसेशन अवॉर्ड किया जाएगा उसका 100% 100% धना सॉलिटियम भी होना चाहिए। सॉलिटियम हमेशा एडिशनल होगा टू द कंपनसेशन और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से होगा। जब भी सबसेक्शन 3 बोलता है जब भी आपने मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करी है अकॉर्डिंग टू 26, उसके एडिशनली आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कलेक्टर इंटरेस्ट अवॉर्ड करेगा। इंटरेस्ट कितना होगा, 12% पर एनम होगा और इंटरेस्ट कमेंस कब से होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ publication of social impact study according to section 4 till the date of final award given by the collector or date of taking possession of land whichever is earlier। कि जब भी उनका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी पब्लिश हो उससे लेके वहाँ से कमेंस होके फाइनल अवार्ड जब कलेक्टर अवार्ड देगा तब तक जो है 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा ऑन सच मार्केट वैल्यू ऑफ दी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सॉलिटियम देना पड़ेगा और 12% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये है एडिशनल है, ये एडिशनल टू द कंपनसेशन है, दैट इज द सेक्शन 30। आज हमारे हो गए हैं चैप्टर 4 तक हमने पढ़ लिया है एंड सेक्शन 30 तक हमने पढ़ लिया है। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट पे बता दीजिए और या फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसे डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो मैं एंड कर देती हूँ इसको क्लास को। थैंक यू सो मच।